हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुभम क्लासेस। पहले तो आप लोगों को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, न्यू ईयर में आप लोग बहुत सक्सेस करो। 2024 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। ठीक है, सब लोग अपने अपने एम को पहले कंप्लीट करो, क्योंकि एग्जाम बेटा बहुत ही करीब है। धीरे धीरे एक एक दिन क्या हो रहा है, हम लोग एक एक दिन खत्म होता जा रहा है और एग्जाम धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। तो बेटा आज हम लोग एसएसटी की क्लास में करने वाले हैं एसएसटी के मॉडल पेपर। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात ये कि आप जितना मॉडल पेपर सॉल्व करते हो आप लोगों को उतने ही डीपली नॉलेज होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को आप देखोगे तो माइंड में कुछ तो आएगा। ऐसे तो क्या रहता है कि क्वेश्चन आंसर साथ में रहता है तो आप लोग तुरंत उसका आंसर बता लेते हो, बट मॉडल पेपर देखने से ये तो समझ में आएगा ना कि क्या पढ़ा हुआ है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो बेटा आज की क्लास में भी हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ऐसे इंस्ट्रक्शन आप लोग के क्लास में भी मतलब पेपर में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो चीजें समझा दी जाती हैं, क्लास में भी समझाई जाएगी, वहां के टीचर समझाएंगे, बट अगर आप लोग को पहले से पता रहेगा तो और अच्छा है। ठीक है बेटा, देखते हैं 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। 15 मिनट एक्स्ट्रा आप लोग को अब दिया जाने लगा है पेपर को रीड करने के लिए, कि 15 मिनट आप लोग पेपर को बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लो। पेपर होता है, सबको पता है, 70 नंबर का। ठीक है, देखते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है। पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए रहेंगे सारे क्वेश्चन करना है, सभी अनिवार्य है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। बोला ना कि 15 मिनट आप लोग को पेपर को रीड करने के लिए दिया जाता है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ और ब में विभाजित रहता है। अ में 20 मार्क्स का एमसीक्यू रहता है, ठीक है, और ब में आपके और भी जैसे लॉन्ग है, लघु है, विस्तृत है, मानचित्र है, ये सारे क्वेश्चन 50 नंबर में दिए रहते हैं खंड ब में। और ओएमआर शीट भी दी जाती है आप लोगों को, जैसा कि मैंने जब महामैराथन का क्लास लिया था एमसीक्यू का, ठीक है, उसमें आप लोगों को फिल करके मैं दिखाई भी थी कि बेटा देखो ऐसे ही ओएमआर शीट मिलती है और ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन को फिल किया जाता है। ठीक है, और ओएमआर शीट पे जो एक बार आप फिल कर दिए फिर उसको खिचपिच नहीं हो सकता, उसको काट के अगर आप व्हाइटनर लगाते हो तो वो मान्य नहीं होगा। इसलिए एग्जाम में भूल के भी व्हाइटनर किसी जगह मत लगाइएगा। ठीक है बेटा, इरेजर से इरेज भी नहीं करना है। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती से उसमें लगाना है। आप लोग को मैप भी स्कूल से ही प्रोवाइड होगा। जो बोर्ड एग्जाम वाले हैं वो अपना मैप जो है देते हैं, आप लोगों को मैप को घर से नहीं ले जाना होगा। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए जाते हैं। जिनको आंखों से प्रॉब्लम होती है, जो दृष्टिबाधित होते हैं, उनके लिए अलग हेडिंग डाल के लिखा रहता है, तो वो आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और 20 एमसीक्यू रहेगा। देखते हैं आप लोग उसमें से कितने सॉल्व करते हैं। जर्मन संस्कृति में बोक्स जिस्ट का आशय था राष्ट्र, संविधान, आम जनता या फिर संसद। किससे था? बोक्स जिस्ट का आशय किससे था? राष्ट्र, संविधान, आम जनता या संसद। तो बेटा ये था आम जनता। ठीक है, आम जनता। सेकंड है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो कौन थे बेटा? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, ये सबको पता है, ये एमसीक्यू में मैंने कितनी बार करवाया भी है, महात्मा गांधी है। जब चैप्टर खत्म हुआ था उस समय भी मैं करवाई थी, और जब मैराथन की क्लास हुई थी एसएसटी की उस समय भी मैं करवाई थी। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वॉशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रिया। कहां पर है? कहां पर है? फटाफट बताते रहिए भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914, 1929, 1942, 1939, सॉरी 29 नहीं बेटा, 1939, 1919, 1942। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? फटाफट बताते रहिए। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था 1915 से। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो है बेटा वो 1915 से
शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था? हारग्रीव्स, रिडले, जोहान या स्टैनली। ये किसने किया था? फटाफट बताइए। पांचवे का आंसर भाई बताइए फटाफट, आप लोग पांचवे का आंसर बताते रहिए, पांचवे का आंसर बताते रहिए। पांचवे का है हारग्रीव्स, पांचवे का है हारग्रीव्स, ठीक है। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? इटली, इंग्लैंड, जर्मनी या फ्रांस में? छठे का आंसर बताइए। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी? तो कहां हुई थी बेटा? इंग्लैंड में, ठीक है। छठे का हो जाएगा ख, इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? राज्य, संघ, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर का क्या होगा? भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्राप्त हैं, दोनों को नहीं प्राप्त है बेटा, ठीक है। दोनों को प्राप्त नहीं है, ये सिर्फ संघ को मिली हुई है, ठीक है। अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो सिर्फ संघ को मिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1972, 1976, 1980 या 1984? आठवें का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था 1980 ईस्वी में, ठीक है। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, कोई नहीं। तो बेटा भारत में कोई भी धर्म नहीं है, भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है। भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9, 10, 7, 8। ये तो सबको पता है कि इसकी संख्या कितनी है। केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 है। निम्न में कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। बागान, चारागाह, भूमि, खनिज संसाधन। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। कौन सा है? भूमि। भूमि जो है वह व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, ठीक है। भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? तो क्या है सीढ़ीदार खेती? सीढ़ीदार खेती जब भी होती है पर्वतीय क्षेत्रों पे होती है बेटा, तो वो हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों पर ही होती है ना सीढ़ीदार खेती, तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? मैंगनीज, अब्रक, लौह या तांबा? कौन सा ऐसा अयस्क है जो आधारभूत है, बिना उसके हम किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते हैं? वो कौन सा है बताइए, फटाफट बताते रहिए। वो कौन सा है? कौन सा ऐसा खनिज है जो मतलब आधारभूत है, बिना उसके हम किसी चीज को नहीं बना सकते? हम में कोई भी चीज बनाते हैं उसमें वो एक बेस के रूप में काम करता है, ठीक है। एक बेस के रूप में वहां पर रहता है, तो ये बेटा है लौह अयस्क। बिना लौह अयस्क के हम कोई भी वस्तु बना ले, लेकिन अगर उसमें लोहे की मात्रा नहीं है तो वो वस्तु नहीं बन सकती है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? बताइए, जल परिवहन, रेल परिवहन, स्थल परिवहन या वायु परिवहन? 14वें का बताइए, 14वें का बताइए। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? कौन सा है? जल परिवहन। दुर्गम स्थानों पर जल परिवहन जाएगा, कितना भी दुर्गम रहे, अगर वहां जल रहेगा तभी तो वहां पे परिवहन होंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। वायु परिवहन, जरूरी है कि हर जगह जहां पे वायुयान, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर चलते हैं उसको लैंड करने के लिए प्लेस हो ही, ये भी नहीं होगा। स्थल परिवहन, कभी देखते हैं रास्ते उबड़ खाबड़ है तो वहां पे जाना रास्ता बंद हो जाता है ना। लेकिन बेटा जो रेल परिवहन है वो हर दुर्गम स्थानों से होता हुआ जाता है। आप देखते होंगे, अगर ट्रेन की सफर किए होंगे तो देखते होंगे आप ट्रेन में कि हर ट्रेन कहां कहां से जाती है, ऐसे ऐसे जगहों से जाती है जो कि कभी, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है।
तो रेल परिवहन होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन देश के पूर्वी तट पर स्थित है? कांडला, कोच्चि, मुंबई या विशाखापत्तनम? कौन सा ऐसा है, कौन सा है जो, कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? विशाखापट्टनम, कांडला, कोच्चि, मुंबई। तो ये बेटा पूर्वी तट पर स्थित है विशाखापट्टनम। ठीक है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा, बिहार, मेघालय या राजस्थान? तो बेटा प्रति व्यक्ति आय कहाँ की सबसे ज्यादा? हरियाणा राज्य की। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, बेहतर मजदूरी, उपज की उचित फीस, इनमें से कोई नहीं या बेहतर मजदूरी? कौन सा हो सकता है बेटा? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य हो सकता है? नियमित कार्य, लक्ष्य, इसमें से कोई नहीं है ना? बेहतर मजदूरी, उपज की उचित कीमत या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से हो सकता है बेटा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के विकास का ये लक्ष्य नहीं हो सकता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, ये होता नहीं है। द्वितीयक, ये होता नहीं है। ठीक है, और तृतीयक। तो सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार या वस्तु विनिमय? पहले तो वस्तु विनिमय नहीं होगा, क्योंकि वस्तु विनिमय दो वस्तुओं के बीच होता है, न कि दो देशों के बीच। ठीक है, वस्तु विनिमय होता है दो वस्तुओं के बीच में होता है। आदान प्रदान जो होता है वो दो देशों के बीच में नहीं होता है। ठीक है, तो दो राज्यों के बीच, राज्य के बीच हो रहा है। ठीक है, तो दो राज्यों के बीच वस्तुओं का, जैसे यहां से जाए, जैसे यहां से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से पंजाब में जाए, हरियाणा में जाए, तो ये दो राज्यों के बीच है ना, तो वो होगा आंतरिक व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार भी नहीं होगा। ठीक है, एग मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? उपयोग के लिए, सेवा के लिए, खाद्य पदार्थों के लिए या इलेक्ट्रॉनिक के लिए? किसके लिए हो सकता है बेटा? एग मार्क। आप लोग देखते हो कि जितनी भी खाद्य पदार्थ होती हैं, खाने वाली जो भी चीजें होती है, उस पे एग मार्क होता है। ठीक है बेटा, तो यहां तक आप लोगों ने एमसीक्यू के 20 क्वेश्चन किए, और आप लोग बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन करेक्ट किया है। आज तो मैं उम्मीद करूंगी आप लोगों से कि 20 में 20 ही हो। ठीक है, मेरी उम्मीद को बनाए रखना आप लोग, 20 में 20 ही हो तो ज्यादा बेटर है। ये बेटा, ये खंड अ जो था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, खंड अ से 20 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है हमारा खंड ब। खंड ब में वर्णात्मक मतलब लघु, इसको कितने वर्ड में लिखना है? 80 वर्ड में लिखना है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लिखने के बाद वर्ड को काउंट करने में आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आप लोग एक अंदाजे पे 1 और 1.5 पेज का लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड की कॉपी थोड़ी बड़ी होती है, चौड़ी होती है। ठीक है, तो उसमें इतना लिखना बहुत है, 1 या 1.5 पेज का। ठीक है, कोशिश ये करना बेटा कि हर पॉइंट को लिखना, पॉइंट वाइज बना के लिखोगे तो कॉपियां थोड़ा दूर दूर बना के लिखोगे तो वो देखने में सुंदर लगेगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? उसका मुख्य कारण क्या था? अब ये लिखना है हमें 80 वर्ड में। ठीक है, ये भी आप लोगों को इसका भी पीडीएफ सारे क्वेश्चन का मिला होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, सिविक्स से, इकोनॉमिक्स से, सारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन की क्लास हो चुकी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को वहां से मिल जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आप लोग को बता देती हूँ। फ्रांस की क्रांति बेटा हुई थी 1789 ईस्वी में। ठीक है, और इसका प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था जनता में आक्रोश फैल गया था। ठीक है, इसका राज्य की उस समय क्या थी? राज्य की दयनीय स्थिति थी, और जिस वक्त फ्रांस की क्रांति हुई थी उस वक्त फ्रांस में जो वहां का राजा था उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जनता उससे बहुत संतुष्ट नहीं थी। ठीक है, जब जनता सेटिस्फाइड नहीं होगी तो क्या होगा? वो क्रांति का कारण ही बनेगा। तो उस समय
जो फ्रांस की जनता थी वो बहुत संतुष्ट नहीं थी, वो बहुत दुखी थी अपने राजा से, ठीक है, क्योंकि जो राजा था वो लोगों को अच्छे से जीवन यापन नहीं करने देता था। वो जो शासक था वो अयोग्य शासक था, ठीक है, अयोग्य शासक था। और मध्यम वर्ग में क्या था, मध्यम वर्ग में तानाशाही शुरू हो गई थी, ठीक है, मध्यम वर्ग में तानाशाही शुरू हो गई थी, जनता में वाद विवाद होने लगता था। सबसे बड़ी बात यह कि जनता, जो शासक था वो ही अच्छा नहीं है। अगर घर चलाने वाला ही अच्छा नहीं रहेगा, घर का मुखिया ही अच्छा नहीं रहेगा, तो घर के मेंबर तो अपने आप ही बिगड़ते जाएंगे, ठीक है बेटा। तो यही फ्रांस में उस समय क्रांति का मुख्य कारण बना था, ठीक है। आगे है, या तो आप इसमें से ये करो या तो ये करो। असहयोग आंदोलन के मुख्य क्या कारण थे? असहयोग आंदोलन के भी बहुत से कारण थे, ठीक है, जिसमें से खिलाफत आंदोलन था, ठीक है, ये भी असहयोग आंदोलन का एक बहुत बड़ा कारण बना। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप लोग जानते हो कि वहां न जाने कितने बेगुनाह मारे गए थे जलियांवाले बाग हत्याकांड में, कि जनरल डायर जो था उसने आज्ञा दे दी और यहाँ पे इतना, वहां पर इतना गोली चला कि लोग मर गए। इसकी वजह से जनता में आक्रोश फैल गया, जनता में मतलब एकदम ठान लिया कि हमें क्या करना, हमें अंग्रेजों के चंगुल से मुझे मुक्ति चाहिए। और इसमें गांधी जी का हाथ बहुत था, गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जनता में एक होता है ना कि किसी को मोटिवेट करना, जैसे आप लोग हो एग्जाम देने का प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें कोई मोटिवेट कर देता है तो आप लोगों की जो पावर है वो डबल हो जाती है, ठीक है बेटा। करना आपको ही है, करना एग्जाम मैं या कोई और देने नहीं जाएगा, एग्जाम आप देने जाओगे, पढ़ना भी आपको है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें भी कोई आपको मोटिवेट कर देता है तो आपको और हौसला मिलेगा। मोटिवेट क्यों किया जाता है? क्योंकि और अंदर से हौसला बढ़े। तो इसीलिए गांधी जी ने जनता को क्या किया, मोटिवेट किया, उनको मौका मिल गया। और जब जनता में तो आक्रोश फैला ही हुआ था कि हमें अंग्रेजों के चंगुल से मुक्ति पाना है, उनमें आक्रोश था, और वो उस समय गांधी जी ने अपना पूरा काम कर दिया, ठीक है। रोलर एक्ट था, उसका भी देश में क्या हुआ, जो विदेशी चीजें आती थी उसका बहिष्कार किया गया और देश की जनता ने बिल्कुल ठान लिया कि हमें स्वराज की प्राप्ति करनी है। इसलिए ये सब भी असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण बने। अब बेटा जितना मैंने समझाया है ना, उसको अगर कॉपी में आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिख लोगे, एकदम बढ़िया नंबर मिलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, साथ ही भारत के संबंध में उदाहरण में प्रस्तुत कीजिए। ये भी क्वेश्चन का बेटा आंसर आप लोगों को पीडीएफ मिला होगा, नहीं पीडीएफ में तो जो क्लास इसकी हुई है आप लोग उसमें से देख लेना। भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय। भूक्षरण क्या होता है? जैसे एक मृदा अपरदन होता है ना, उसी को बोलते हैं भूक्षरण। मतलब भूमि के उपजाऊ शक्ति में जो ह्रास होता है, जो कमी होती है, उसको बोलते हैं भूक्षरण। और क्या है, इसके 3 उपाय बताना है इसको रोकने के लिए। तो रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रोकने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो जगह जगह अगर पेड़ रहेगा तो जो हवा से उड़ रहा है मिट्टी या पानी से जो बह रहा है वो जगह जगह पर उसको रोकेगा। मृदा अपरदन को हम ऐसे रोक सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर, बांध बनाकर, कि जो पानी बह रहा है, वेस्टेज पानी जो बहता जा रहा है, उसका अगर हम बांध बना लें तो उसकी वजह से भी उसको रोका जा सकता है, ठीक है बेटा। कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अब कृषि की क्या समस्या है? कृषि की समस्या यही है कि क्या है, महंगे उर्वरक हो जाते हैं, ठीक है। अगर किसान भाई जो है बहुत पढ़े लिखे नहीं है तो उनको पूरा भरपूर नॉलेज किसी चीज के बारे में नहीं दिया जाता है, ठीक है। और जितने भी वो रासायनिक चीजें हैं वो बहुत कॉस्टली हो जाती हैं, उनको सिंचाई का पूरा प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाता है, ठीक है। और नई नई टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो पाता है कि कैसे हम बीज को और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें उसका। कभी कभी ये होता है बेटा, कृषि की ये भी समस्या है कि जैसे देखिए बारिश के मौसम में बारिश नहीं होता है, और कभी जब हमें बारिश की जरूरत होती है तो बारिश नहीं होता है, और जब बारिश होती है तो बारिश नहीं जरूरत होती है तो बारिश होता है। ये भी एक मुख्य समस्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, या राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताइए, ये भी मैं करवा चुकी। 3 लाइन खींच के ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये इसका कॉलम ऐसे बनाइएगा, यहाँ पे क्रम संख्या, ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय और यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट डाल के यहाँ पर ऐसे लिखते रहिएगा, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है वर्णनात्मक 2। ये होता है बेटा, ये 150 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है, ये 150 शब्दों में होता है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी और इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। इनका योगदान बहुत मुख्य था, बहुत ही प्रमुख था, क्योंकि इनके योगदान से क्या हुआ कि जर्मनी में जो एकीकरण हुआ उससे जनता में जो है आक्रोश की भावना समाप्त हुई और जनता जो है खुलकर और जीने के लिए आगे बढ़ी और बहुत ही अच्छा उसका इफेक्ट पड़ा। फिर अथवा ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, ठीक है, वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, जिसमें एक बैंक होता है जो ऐसे लोगों को ऋण देता है कि लोग अपने देश का विकास कर सके, ठीक है, और एक है कि जो ऐसे लोगों को ऋण देता है जैसे जो असहनीय होते हैं, ठीक है, वो उनका काम होता है कि कहीं जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो वीक कंट्री को कहीं उसके प्रॉफिट को ले न ले। तो इन दोनों का ये काम होता है और इन दोनों बैंकों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बेटा मैं करा चुकी हूँ। भारत में स्थानीय स्वशासन के 3 गुणों और समस्याओं को एक राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। अब राजनीतिक दल के क्या गुण होने चाहिए, पहले तो विश्वास पात्र होना चाहिए, ठीक है, सुदृढ़ होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि जो वो संकल्प ले रहा है उसको कंप्लीट करे, ठीक है, जनता में विकास की भावना होनी चाहिए कि जनता का ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके, ठीक है। संसाधन का अर्थ लिखिए, एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। संसाधन लिखना है, कौन कौन से संसाधन है, तो संसाधन आप लोग जानते हो, जो भी चीजें हमें प्राकृतिक द्वारा निःशुल्क मिलती हैं, ठीक है, जो भी चीजें हमें प्राकृतिक द्वारा निःशुल्क मिलती हैं वो संसाधन है। जैसे क्या है, खनिज पदार्थ है, ठीक है, लौह अयस्क, ये क्या है, ये सारी चीज संसाधन ही तो है। अथवा भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। अब ये भी मैं बता चुकी हूँ कि भारत में कौन कौन सी फसलें पाई जाती है, जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है, गन्ना है, चाय, कहवा, जितने भी आप लोगों को मैं पढ़ाई हूं, ठीक है, पूरा वो एक लिख लेना है, जैसे गन्ना, चाय, कहवा, चावल, गेहूं, दालें, ठीक है, तिलहन, ये भी है ना, तिलहन, दालें, और क्या है, दालें हैं, और ज्वार, मोटे अनाज जितने आते हैं, मोटे अनाज में भी जो आते हैं, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ठीक है, लेख लिखना है, मतलब 8-10 फसल जो भी होगा थोड़ा थोड़ा पॉइंट देके, ठीक है, थोड़े डीलिंग आप लोग उसको कर देना, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। बेटा प्राथमिक क्षेत्र में वो आते हैं जो कृषि से संबंधित होते हैं, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी वस्तु आती है जो कृषि से संबंधित होते हैं, जैसे मत्स्य पालन है, ठीक है, खेती करना है, ये सारी चीजें। और द्वितीय क्षेत्र में कौन सी आती है, जैसे गन्ना है, गन्ना उत्पादन क्या है, ये कृषि क्षेत्र में है, तो ये प्राथमिक में आता है। गन्ने से गुड़ या चीनी बनाया जाता है, मतलब उसका प्रोडक्शन कर दिया जाता है, तो वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है बेटा। वैश्वीकरण ने किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता की है, उचित उद्धार। अब वैश्वीकरण मतलब क्या होता है, 2 देशों को आपस में जोड़ना। जैसे रेशम मार्ग को आप लोगों ने देखा था कि वो देशों को, 2 ही देश को नहीं, अन्य देशों को आपस में जोड़ता था, और उससे क्या होता है बेटा, जगह जगह के जो लोग थे वो आते थे जाते, मतलब एक रास्ता जो है वो खुलता था। लोगों का क्या होता था कि लोगों के विचारों का आदान प्रदान होता था, लोगों की संस्कृति का आदान प्रदान होता था, ठीक है, लोगों की सभ्यता का
आदान प्रदान होता था। ठीक है, तो वैश्वीकरण यही होता है कि देशों को, दो देशों को आपस में जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मानचित्र संबंधित कार्य। मानचित्र संबंधित कार्य में बेटा आधा अंक आपको लिखने पे मिलेगा, आधा अंक आपको भरने पे मिलेगा, इसलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों आधा अंक अगर आप आंसर कॉपी में लिख दिए आधा नंबर तो आपको वहां मिल गया, अगर आप मैप में उसको अच्छे से फिल कर दिए, उसको एकदम प्लेस बाय, तो वो बिल्कुल वो भी वहां पर भी आपको आधा नंबर मिल गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इस चिन्ह से इसको दिखाना है। ठीक है, इस चिन्ह से इसको दिखाना है वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई, वह कौन सा है? कोलकाता है। ठीक है, मैप है, यहां हम लोग भरते हैं, बोट वाला हम लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं, BOAT। ठीक है, ये बोट है, और वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी तो कोलकाता है। कोलकाता कहां पड़ेगा बेटा? बंगाल में पड़ेगा, तो B फॉर बंगाल, और ये ठीक है B फॉर बंगाल, और ये यहाँ पे कोलकाता है, कोलकाता या कोलकाता जो भी आप लोग भाई, ये देखिए इस साइन द्वारा हमें दिखाना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देख सकते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे है वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था बेटा? चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। तो हम देखते हैं वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर। दूसरा हम भर लेते हैं गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? ये यूपी है, इसी के साइड में ये गोरखपुर है, और इसको हमें इस साइन द्वारा दिखाना है, तो गोरखपुर। आगे चलते हैं, वह स्थान जहां प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है, कौन सा है? ये तो सबको पता है ना, वह स्थान जहां पर प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है अमृतसर है। अमृतसर कहाँ है? अमृतसर पंजाब में है, ये हमारा पंजाब है, और यहाँ पर अमृतसर है। देख लीजिए आप लोग, अभी तक जितने भी मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं उसमें बहुत कठिन या बहुत टफ कुछ भी मैप नहीं पूछता है ना क्वेश्चन पूछता है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये दूसरा हो गया, ये हो गया हमारा तीसरा। आप लोग नंबर ऐसे डाल देना, ठीक है, ताकि समझ में आए। वह स्थान जहां, ये हो गया, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, और चौथा पांचवा क्वेश्चन, वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वह स्थान जहां आनंद भवन है बेटा, इलाहाबाद में है ना, प्रयागराज में, इलाहाबाद, ये हो गया आनंद भवन, इलाहाबाद में है ना आनंद भवन, ये हमारा हो गया 4। ठीक है, फिर क्या था लास्ट क्वेश्चन? वह स्थान जहां वो है, क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है, क्या है? लखनऊ। ठीक है, ये हमारा 5। ये हिस्ट्री का हमारा मैप कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी की तरफ। नागार्जुन सागर बांध इस चिन्ह द्वारा बताना है, तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ है बेटा? ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है, और इसको कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो हम देखते हैं आंध्र प्रदेश कहाँ है? BOA, ए है, यहाँ पर है ना आंध्र प्रदेश, ए फॉर आंध्र प्रदेश। यहाँ नागार्जुन बांध है। ठीक है, नागार्जुन बांध है, बांध कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, AP मीन्स आंध्र प्रदेश, और ये कहाँ बनाया गया है? ये 1 है। ठीक है, ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इसको इस साइन द्वारा दिखाना है, ये आप यहाँ पे बना देना ये साइन। ठीक है, ये साइन हमने बना दिया, और ये हो गया बांध का। ठीक है, आगे बढ़े, आगे है कपास उत्पादक एक क्षेत्र, चिन्ह द्वारा बताइए आप, कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कपास उत्पादक क्षेत्र है कौन सा है? गुजरात। ठीक है, कुबड़ गुजरात है। ठीक है, कुबड़ गुजरात है, यहां लिख दे गुजरात। ठीक है, इसको किस साइन से दिखाना है? इसको दिखाना है ऐसे, ये कपास लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे ये साइन बना दिया। ठीक है, ये हमने 2 लिख दिया। तीसरा है बॉक्साइड उत्पादन एक क्षेत्र का नाम, प्लस से बताना है। तो बॉक्साइड कहाँ होता है?
बॉक्साइड हैदराबाद, बॉक्साइड तीसरा, बॉक्साइड उत्पादक एक क्षेत्र का नाम, बॉक्साइड उत्पादक एक क्षेत्र कौन सा है? बॉक्साइड उत्पादक एक क्षेत्र उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा में जो है वो बॉक्साइड ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाता है, तो क्या हो जाएगा बेटा? बॉक्साइड उत्पादक क्षेत्र उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ है? BO ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाना है? कौन सा साइन? प्लस दिखाना है, ठीक है। प्लस 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 प्लस, ये उड़ीसा, ठीक है। ये उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस प्लस दिखा दो, बॉक्साइड, ठीक है। आगे बढ़े। हैदराबाद चिन्ह नगर द्वारा स्थित है। हैदराबाद कहाँ पड़ता है बेटा? हैदराबाद पड़ता है तेलंगाना के आसपास, ठीक है। तेलंगाना के आसपास पड़ता है हमारा हैदराबाद। और तेलंगाना कहाँ पड़ता है? तेलंगाना ये किससे, किस साइन से दिखाना है? इस चिन्ह द्वारा दिखाना है, ठीक है। सॉरी, सर्कल द्वारा दिखाना है, ठीक है। ये है हैदराबाद, ठीक है। ये हैदराबाद। फिर क्या है? चाय उत्पादक राज्य, चाय उत्पादक राज्य असम है, ठीक है। असम है, पर्वतीय क्षेत्रों पे चाय का उत्पादन किया जाता है, तो चाय का उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। अब हम ये देखते लेते हैं G फॉर गन, ये है ना, ये देखो गन की तरह है, ये एकदम ऐसे किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये G फॉर गन हो गया, और ये असम हो गया, और ये है चाय उत्पादक राज्य, ये असम, ये है 5, ठीक है बेटा। तो ये हमारा मैप, दोनों का मैप कंप्लीट हो गया। वैसे एग्जाम में आप लोगों को 2 मैप मिलेगा, आप लोग परेशान मत होना। यहाँ पे तो क्लास चली इसलिए एक मैप में ही दोनों फिल कर दिया, लेकिन आप लोग एग्जाम में एक मैप में दोनों फिल मत करना, क्योंकि आपको अलग अलग मैप मिलेगा। एक हिस्ट्री के लिए मिलेगा, एक ज्योग्राफी के लिए मिलेगा। और बेटा जो ज्योग्राफी का मैप रहेगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोग इसको यहाँ पर ऐसे ऐड कर दीजिएगा ना। ये है, ये साइन है, किसका है? चाय का, ठीक है। ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये साइन एग्जामिनर देख लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये साइन इस चीज का है, ठीक है। तो आई होप बेटा आज की मॉडल क्लास की मॉडल जो पेपर था, सॉरी मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवाया। आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और एक आइडिया मिला होगा कि एसएसटी का पेपर कैसा आता है। और आप लोग जितना घबराते हो बेटा, जितना टेंशन लेते हो, उतना टेंशन लेने की, उतना घबराने की कोई बात नहीं। पेपर बहुत अच्छा आएगा, बस जरूरत है तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की। अब आज का पेपर देख के आप लोग बताइए कि इसमें से आप लोग क्या नहीं कर सकते हो। मुझे पता है मेरे बच्चे सब कर सकते हैं, बहुत ब्रेव है। बस मैं ये इतना जानती हूँ कि मेरे बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी चीजों को पढ़ाया है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि मैं नहीं पढ़ाई हूँ, और कोई ऐसा टॉपिक भी नहीं छूटा है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।